नमस्ते टू ऑल। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। जब सभ्यताओं की बात आती है तो सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता बात एक ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे आती है तो कोई जो टॉपिक में सिलेक्टेड ला रही हूँ उससे क्वेश्चन बनते ही हैं ज़्यादातर। तो अब जब इसके बारे में बात करते हैं तो जो क्वेश्चन बनते पहले इसकी एक स्टोरी सी हम समझ लेते हैं, एक कहानी के तौर पर सभ्यता को समझ लेते हैं कि सभ्यता आखिर थी कैसी, क्या था इस सभ्यता के अंतर्गत। तो सिंधु घाटी को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता हड़प्पा इसलिए कहा गया है कि जो इसके सर्वप्रथम साक्ष्य मिले वो हड़प्पा नामक स्थल से मिले और सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इनका नगर इसे सिंधु घाटी नदी की वो सभ्यता कहा जाता है। अब सिंधु को यूनानी लोग जैसे स को है बोलते थे और उसी है से बनाने हिंदू वर्ड बना, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते हैं तभी जाके हिंदू वर्ड बना, क्योंकि यूनानी से स वर्ड बोला नहीं जाता था। अब आगे इसके बारे में जान जाते हैं। इसकी नगर योजना, फर्स्ट इसका है नगर योजना। यह जो सभ्यता थी वो नगर योजना पर आधारित थी, मतलब चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, भवन, घर, यहाँ तक कि इनके जो भवन नगर योजना भवन निर्माण, इनका नगर जो रहता चौड़ी सड़कें, यहाँ तक कि डस्टबिन कूड़ेदान वगैरह भी इनके यहाँ रखे जाते थे। जो सड़कें बनी हुई थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। बहुत ही अच्छे से 1 मंजिल 2 मंजिल के भवन बने होते थे और उन भवनों में जो भवन निर्माण में भी उनमें शौचालय, रसोई, अन्नाघर सब कुछ होता था, रूम्स, बेडरूम्स वगैरह सब होते थे। बहुत ही अच्छी सभ्यता ये मानी गई थी, साफ सुथरी एक नगर, जो आजकल के जिसे नगर सिटी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये तब बनी हुई थी। तो इसे नगर योजना माना गया है, क्योंकि उस टाइम में डस्टबिन या कूड़ेदान रखा होना, सड़क पर रखे रहते थे कूड़ा डालने के लिए, तो तब ये मतलब इसलिए नगर योजना मानी गई थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्नानागार। इसका मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है जो लगभग 12 मीटर लंबा है, 8 फीट गहरा है, 7 मीटर वो चौड़ा है, उस तरह से सबसे सार्वजनिक स्नानागार माना गया। इस पर क्वेश्चन कई बार आता है कि मोहनजोदड़ो जो के बारे में जो मतलब स्नानागार कौन सी सभ्यता में मिला है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला है। और ये सार्वजनिक स्नानागार बने होते थे, जैसे मतलब आज के टाइम में शौचालय बने हुए हैं, बस स्टैंड पर देख लो या कहीं भी सार्वजनिक बने होते, तो उस टाइम में भी ये चीज़ें चलती थी। इस सभ्यता में ये चीज़ें थी कि सार्वजनिक रूप से घर में अलग से होते थे और सार्वजनिक रूप से अलग से होते थे। नेक्स्ट है समाज की संरचना। समाज की संरचना का इसका मतलब ये है कि इसमें 4 पक्षों में बटा हुआ था। विद्वान भी थे, पंडित भी थे, योद्धा भी थे, व्यवसायी भी थे और जो श्रमजीवी थे वो भी थे। इनका समाज चारों चीज़ों में था। यहाँ पर इनके विद्वान जो मिलते थे, योद्धा मिलते थे, व्यवसाय करने वाले भी मतलब दुकानदार भी थे, खेती करने वाले भी थे, युद्ध लड़ने के लिए योद्धा भी थे और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी उस टाइम में इस सभ्यता में मिलते हैं। भोजन, इनके भोजन में गेहूं, चावल, जौ सब चीज़ें खाते थे। ये मांसाहारी भी थे, ये शाकाहारी भी थे, ये सब चीज़ें खाते थे। मनोरंजन के साधन, जुआ खेलना, पासा, एक पासा वर्ड जो आता है कि पासा वाले पर क्वेश्चन बनता है कि पासा किस सभ्यता की देन है, तो वो सिंधु सभ्यता की देन है पासा। पासा ये लोग खेलते थे, जुआ भी खेलते थे, ये घुड़स वो जो मतलब प्रतियोगिताएं रखते हैं, जैसे जानवरों की प्रतियोगिता रखते हैं, इस तरह के शतरंज भी खेलते थे। उस टाइम में शतरंज भी यही लोग लेकर आए फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके बच्चों के पास जो मतलब गाड़ियाँ थी, सीटी थी, हाथ गाड़ी वगैरह, इनके बच्चे झुंझुने वगैरह से उस टाइम में खेलते थे। तो इसीलिए सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जो आज के टाइम में होता है वो उस टाइम में होता था। और ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है, लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और ये सभ्यता 1000 वर्ष तक जीवित रही या मतलब रही। मनोरंजन के मृतक का संस्कार, ये लोग दफनाते भी थे और ये लोग जलाते भी थे। जले हुए का कैसे करते थे, कुछ लोग जला देते थे, उनके अस्थियों का जो राख बच जाती थी उसको फिर बाद में मिट्टी में गाड़ देते थे। कुछ लोग इस तरह से करते थे, ये नहीं कि उसी में, कुछ लोगों का ये था कि खुले में छोड़ देते, जो शव था उसे खुले में छोड़ देते थे और बाद में जब उसकी हड्डियां बच जाती तो फिर उन्हें मिट्टी में गाड़ देते थे। तो ये मृतक का संस्कार इस तरह से करते थे। नेक्स्ट आता है स्त्रियों की दशा। अब स्त्रियों की दशा इसमें अच्छी मानी गई है, तो कहीं ना किसी मतलब कई बुक्स हम देखेंगे तो मात्र सत्तात्मक प्रधान बताया गया है इस दशा की इसको कि मात्र सत्तात्मकता,
आदि सत्तात्मक इस पर को माना गया है। ये ज़्यादा मतलब इसके बारे में नॉलेज, ये कहानी जो है कहानी की तरह सुन लीजिए, समझ लिए, वही काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे आएंगे आपके। और कुछ बोलते हैं पितृ प्रधान। पितृ प्रधान कैसे मातृ सत्तात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब खुदाई में पुरातत्व विभाग को मूर्तियाँ मिली तो नारी की देवियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं इस सभ्यता के अंतर्गत। तो इसी आधार पर इसे मातृ सत्तात्मक माना गया। लेकिन कुछ लोग इसे पितृ प्रधान मानते हैं, पितृ सत्तात्मक मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस टाइम में पर्दा प्रथा भी थी कहीं कहीं, और जो थी वेश्यावृत्ति भी थी, तो उसलिए पितृ प्रधान भी इसको माना गया था। नेक्स्ट आता है कृषि। ये लोग गेहूं, जौ, चावल हर तरह से खेती कृषि करते थे। ये कृषि, इसका मतलब व्यवसाय जो माना गया वो कृषि कर्म ही माना गया। ये कृषि करते थे, गेहूं, जौ, चावल सब तरह अनाज बोते थे, उसकी कृषि करते थे। पशुपालन में भी ये कुत्ता, बिल्ली, बैल, सांड, गाय, हर चीज़ ये पालते थे। एक घोड़े के ऊपर विवाद है कि कुछ का मानना है कि घोड़ा इसमें मतलब पालतू था, पाला जाता था, या घोड़ा उस मतलब था उस टाइम में। और कुछ का मानना है कि घोड़े की कोई मतलब वो नहीं थी, उस टाइम में घोड़ा नहीं था। तो इसमें विवाद है, विद्वानों का मत एक मत नहीं है विद्वान। धार्मिक दशा, ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। एक जो मतलब साक्ष्य मिले तो उसमें बैल है, गाय है, उस तरह से 3 सिर वाले देवता है, और तो उसी के आधार पर चला ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये वृक्षों की भी पूजा करते थे, बरगद की भी पूजा करते थे, महुआ वृक्ष होता है उसकी भी पूजा करते थे ये लोग। और बोझ कुबड़ वाला जो बैल होता है, सांड होता है, उसकी भी ये पूजा करते थे। तो एक धार्मिक दशा अच्छी थी। ये लोग पूजा पाठ, जादू दोनों तक में विश्वास करते थे। पतन के कारण क्या बात है, पतन के कारण वही हो कि बार बार बाढ़ का आना। सिंधु नदी के किनारे थे तो नदी में बार बार बाढ़ का आना, या फिर इनके जो खेतों वगैरह का नष्ट होना, चारागाहों का नष्ट होना, विदेशी व्यापार में ह्रास होना, या विदेशी आक्रमण। एक अच्छी खासी सभ्यता थी, सब कुछ इसमें फैसिलिटी, सब कुछ इसमें था, अच्छी सभ्यता थी, तो बार बार विदेशी आक्रमण भी होते जाते थे, तो इसका पतन का कारण था। ये थी इसकी एक स्टोरी। अब आगे हम पढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी में आगे आगे इसकी अवधि अवधि है इसकी 2500 से 1750। ये कौन सी रेडियो कार्बन पद्धति सी पर आधारित है। C14 इस तरह से लेकर रेडियो कार्बन पद्धति जो आधुनिक पद्धति उस पर आधारित, उसके आधार पर इसकी तिथि बताई गई। ये लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता रही। नेक्स्ट राय बहादुर दयाराम साहनी के बारे में पढ़े तो सब जो सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता की खोज बताई जाती है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज की थी। फिर उससे नेक्स्ट राखालदास बनर्जी ने 1922 में, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों ही नाम दे दिए जाते हैं कि किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। इन्होंने मोहनजोदड़ो जो स्थान था उसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता की कोई जो हड़प्पा नामक स्थान था उसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान था उसकी खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने। ये कंफ्यूजन रहता है, दोनों ही नाम इस सभ्यता में आते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, रिपीटेड होता रहता है। नेक्स्ट विशाल स्नानागार जो मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले, या लगभग 11.88 फीट नीचे लंबे थे, मतलब 12 मीटर लंबे, 7 मीटर लगभग चौड़ाई और 8 फीट उसकी गहराई रहती थी। और ये सार्वजनिक जो माने जाते थे कि जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तभी स्नानागार यूज होता था, मतलब बड़ा था काफ़ी, तो धार्मिक सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए होता था। विशाल स्नानागार था, जो कोई रीति रिवाज या कोई भी हवन यज्ञ वगैरह होते हैं उसके लिए यूज होता। कपास की खेती सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुई। कपास की खेती इन्होंने ही की। नर्तकी देवी दासी की जो मूर्ति है वो कांस्य की है।
इसी आधार पर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। और ये कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। इसी के आधार पर ये बहुत वर्ल्ड फेमस मूर्ति है। ये जो कांस्य की बनी थी, इसी आधार पर से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। खेल इन लोगों का जो था पासा, जो मुख्य, ये शतरंज भी जानते थे, ये जुआ भी खेलते थे, लेकिन जो मुख्य खेल था पासा, पासा जो देन है वो सिंधु सभ्यता की देन है। चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक जो इस तरह से रहता है, वो इसी सभ्यता की देन माना गया है। इसी सभ्यता ने, हड़प्पा सभ्यता की देन माना गया है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर इससे वैदिक काल में डाल दिया जाता है, हिंदू धर्म के उसमें डाल दिया जाता है, पर ये सिंधु सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया मृतकों का टीला किसे कहा गया, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो, वहाँ पर मृतकों का टीला माना गया, क्योंकि वहाँ पर कई सारे एक साथ जो कंकाल वगैरह मृतकों के ढेर के ढेर मिले थे। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा एक बंगा होती है जो सरसों की तरह होती है, तेल निकाला जाता है, वो बंगा नहीं है। कालीबंगन वहाँ चूड़े को बोला जाता है, तो जो बंगन, उसी आधार पर इसे कालीबंगा कहा जाता था। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ या चूड़ी। मापतोल की इकाई जो आधुनिक युग में वे 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में ये मापतोल की इकाई रखते थे। मोहरे, जो मोहरे बनी हुई थी वो सेल खड़ी धातु की बनी, सेल खड़ी की बनी हुई थी, जिनकी मोहरे थी सेल खड़ी की। लिपि, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, मतलब ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे, फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखते थे। भाव चित्रात्मक लिपि इसकी मानी गई। भाव चित्रात्मक, पहले दाएं से बाएं, यही इंपॉर्टेंट था, इसके दाएं से बाएं लिखते थे, ज्यादा मेन ये था कि दाएं से बाएं, दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखते थे। विशेषता क्या थी? जो पहले बताया, नगर योजना, इसकी जो विशेषता थी वो नगर योजना थी, सभ्यता की नगर योजना, आधुनिक तरीके से इस पे नगर योजना तब उस जमाने में थी। मुख्य फसल इसकी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ थी मुख्य फसल। मिठास के लिए, अब मिठास के लिए लोग मिठाइयाँ भी खाते थे। इनके यहाँ से मतलब हलवाई की दुकानें वगैरह भी उस टाइम में थी। और ये मिठास के लिए क्या यूज़ करते? चीनी नहीं, गुड़ नहीं, ये शहद का यूज़ करते थे मिठास के लिए। ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला टॉप वो है नहीं, ये वाला ऑप्शन। उर्वरता की देवी धरती को कहा गया। ये लोग कृषि करते, तो ये जो उर्वरता की देवी थी इनके लिए वो कृषि थी। अब इसमें आगे चले तो सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल थे, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं। सभ्य जैसे लोथल भी है, जगह और भी है, लेकिन ये 3-4 ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पुटअप होते आए हैं, तो वही मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कोई भी परीक्षा इसमें रिपीटेड हुई। पहला है हड़प्पा, तो दयाराम साहनी वे इसके खनन करता है, जिन्होंने खोज की वो दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स थे। क्यों? मतलब अगर हम दयाराम साहनी भी ज़्यादातर पूछा ही जाता है, माधवराव स्वरूप वत्स का नाम इतना नहीं आता है। तो हड़प्पा से कि ये किस नदी पर है? ये रावी नदी पर बनी हुई है। और इसका जो साक्ष्य है, जैसे पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे का पैमाना कहाँ से मिला, ये तांबे का पैमाना कौन से स्थल से प्राप्त हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियाँ भी पूछ ली जाती हैं, ये होने को इसमें सन भी है कि किस सन में हुआ है, और आज का इसका जो ये जगह है रावी, इसका आज का वो क्या है जगह, इसे आज क्या कहते हैं, तो इस तरह से भी है। लेकिन जो मेन है यहाँ से क्वेश्चन होता है, यहाँ आ जाता है सीधा, यहाँ से यहाँ पूछता है जो क्वेश्चन है। तो हड़प्पा तांबे के पैमाने कहाँ से मिले? वो हड़प्पा स्थल से मिले। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी 1922 में इन्होंने खोज की थी, और ये था सिंधु नदी पर। और इसमें क्या था? स्नानागार। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं मोस्ट क्वेश्चंस में इस तरह से कि
स्नानागार, जो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर काशी की नर्तकी भी कई बार पूछी जाती है कि काशी की नर्तकी कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। और पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। इसके साक्ष्य ये कई बार पूछे गए, रिपीटेड, ये दोनों तीनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पूछा गया है। फिर कालीबंगा, कालीबंगा का जैसे मैंने याद किया था तो काली और लाल, मैंने नाम इस तरह से याद कर लिया था, अभी किताब पर वैसे पूछा गया नहीं है कभी ज़्यादा। ये घग्गर नदी पर है और यहाँ पर ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जुते हुए खेत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ जो बार बार रिपीटेड है, पूछे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे टेट सुपर टेट हो, चाहे नेट हो, पीजीटी हो, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से। पक्की ईंट कहाँ से मिली, कालीबंगा से। लेकिन जुते हुए खेत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्की ईंट कम पूछा जाता है। नेक्स्ट रोपड़, रोपड़ के जो उत्खननकर्ता जिन्होंने खोज की वो यज्ञदत्त शर्मा है और ये सतलज नदी पर है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा हुआ है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए हुए साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं रोपड़ से। ये कनेक्शन, इन दोनों का कनेक्शन है। ये क्वेश्चन बनते हैं और ये ज़्यादातर पूछे हुए जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन है वही मैंने लिखे हुए, यही पूछे। काशी की मूर्ति कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार तो इतनी बार आ चुका है कि पता ना एग्जामिनर उसे देते देते बोर भी नहीं हुआ या कुछ नहीं, वो तो कई बार पूछा जा चुका है। और जुते हुए खेत भी कई बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इस साल आ गए तो अगले साल ना आए। ये तो ऐसे हैं 2-3, ये तो ये आते ही हैं, काशी की मूर्ति, स्नानागार और जुते हुए खेत। ये 3 तो ऐसे हैं कि आ ही जाते हैं घूम फिर के। मतलब एग्जामिनर को कोई नहीं सोचना कि हमने पिछली बार दे दिया, ये इस एग्जाम में दे रहे तो इसमें नहीं दे, ये रिपीटेड होते हैं। तो ये है हमारा पूरा सिंधु सभ्यता। ये इतने ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है, स्टोरी से लेकर इसका बेसिक या इसके तथ्य तक जो हम लेकर गए आगे, यही है। कोई भी एग्जाम हो, टेट सुपर टेट, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, लेखपाल, पुलिस, कोई भी हो, इसी में से आता है। इसको जरूर पक्का करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।